अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, एनर्जी सोर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का इक्वेशन है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स एंड 6 वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर लेते हैं सनलाइट की मौजूदगी में। कहां पर? क्लोरोफिल में, जिसके नतीजे में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाता है और 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एज अ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जरूरी होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में से अगर कोई एक एब्सेंट हो जाए फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगी। ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन को प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, लेकिन यहां पर जो मेन प्रोडक्ट है वो ग्लूकोज है। ऑक्सीजन जो है ये एज अ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। तो प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से यानी एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करती है स्टोमेटा के थ्रू, वाटर को साइल से एब्जॉर्ब करती है रूट्स के थ्रू, फिर रूट से वाटर की ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट जाइलम टिश्यू के थ्रू। ऑक्सीजन जो है ये रिलीज हो जाता है टू द एयर, टू द एटमॉस्फेयर स्टोमेटा के थ्रू। फिर जो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्पेशली जो एनिमल्स होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, वो इस ऑक्सीजन को एयर से एब्जॉर्ब करके सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए यूज करती हैं। और जो प्लांट्स होते हैं वो भी इस ही ऑक्सीजन को एयर से एब्जॉर्ब करके सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए यूज करती हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो इस ग्लूकोज का क्या करती हैं? याद रखें, अगर प्लांट्स को एनर्जी की जरूरत है फिर वो इस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन कर लेती है सेलुलर रिस्पायरेशन के थ्रू, जिसके नतीजे में एनर्जी एटीपी रिलीज हो जाती है और प्लांट्स फिर इस एटीपी को डिफरेंट फंक्शन के लिए, डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए यूज करती हैं। अगर प्लांट्स को एनर्जी की जरूरत नहीं है फिर वो इस ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट कर देती हैं। स्टार्च जो है ये स्टोरेज फॉर्म है ग्लूकोज का। और यहां पर ये भी नोट कर लें, प्लांट जो है वो इस ग्लूकोज को ऑयल्स में भी कन्वर्ट कर सकती है अगर जरूरत हो, और प्रोटीन्स में भी कन्वर्ट कर सकती है अगर जरूरत हो। तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है ये रॉ मटेरियल्स हैं और ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन जो है ये प्रोडक्ट्स हैं। थर्ड वन है एनर्जी सोर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करती हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। बल्कि सिर्फ ग्रीन प्लांट्स नहीं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब सनलाइट को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करती हैं। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी यानी सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती हैं। अब यहां पर ये नोट कर ले, इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस केमिकल एनर्जी के साथ हम ये टर्म ग्लूकोज यूज करते हैं। तो ग्लूकोज जो है ये केमिकल एनर्जी नहीं है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन ग्लूकोज जो है ये बनी होती है कार्बन एटम से, हाइड्रोजन एटम से एंड ऑक्सीजन एटम से। और ये जो एटम्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड्स बना लेते हैं, जिसके नतीजे में ग्लूकोज बन जाते हैं। तो वो जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, तो उस एनर्जी को केमिकल एनर्जी कहा जाता है। इसलिए इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस हम केमिकल एनर्जी के साथ ग्लूकोज का टर्म यूज करते हैं। और यहां पर जैसा कि पहले मैंने कहा कि ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो जाती है
फिर एटीपी जो है एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है। तो वो कौन सी एनर्जी होती है? वो ये केमिकल एनर्जी होती है जो कि ऑलरेडी ग्लूकोज मॉलिक्यूल में स्टोर होती है। जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है सेलुलर रिस्पायरेशन में, फिर ये एनर्जी रिलीज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। फोर्थ वन है स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को हम इस इक्वेशन से शो करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो इतना आसान नहीं है जैसा कि हम यहां पर शो करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं, जिसके नतीजे में ग्लूकोज बन जाता है और ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है ये 2 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। एक को लाइट रिएक्शन कहा जाता है और दूसरे को डार्क रिएक्शन कहा जाता है। इसको लाइट रिएक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके लिए डायरेक्ट सनलाइट की जरूरत होती है। यानी लाइट रिएक्शन जो है ये सनलाइट की गैर मौजूदगी में नहीं हो सकता। डार्क रिएक्शन को इसलिए डार्क रिएक्शन नहीं कहा जाता कि ये सिर्फ रात के वक्त होता है। ये रात के वक्त भी होता है और दिन के वक्त भी होता है, लेकिन इसको डार्क रिएक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके लिए डायरेक्ट सनलाइट की जरूरत नहीं होता। लेकिन ये जो डार्क रिएक्शन है ये डिपेंडेंट होता है इनडायरेक्टली लाइट रिएक्शन पर, क्योंकि लाइट रिएक्शन में जो एटीपी और NADPH बन जाते हैं फिर ये डार्क रिएक्शन में यूज होते हैं। तो जब लाइट रिएक्शन कंप्लीटली स्टॉप हो जाए फिर डार्क रिएक्शन जो है ये भी स्टॉप हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि डार्क रिएक्शन जो है ये इनडायरेक्टली लाइट रिएक्शन पर डिपेंडेंट होता है। ये दोनों क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, यानी लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन जो है दोनों क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। लेकिन लाइट रिएक्शन जो है ये क्लोरोप्लास्ट में कहां पर होता है? ग्रेनम में होता है। और डार्क रिएक्शन जो है ये स्ट्रोमा में होता है। लाइट रिएक्शन जो है ये इसलिए ग्रेनम में होता है क्योंकि ग्रेनम में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है वो फिर लाइट रिएक्शन के लिए सनलाइट को एब्जॉर्ब करती हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है ये 2 स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।